हेलो नमस्कार साथियों। अपने लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। अपना डिमांड चैप्टर मांग जो चैप्टर है अपन शुरू कर चुके हैं काफ़ी हद तक, और काफ़ी पोर्शन अपन ने कवर कर लिया है। एक तरीके से कह सकते हो अभी 5 से 10% हिस्सा भी कवर हुआ है। तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट क्लास थी उस लास्ट क्लास में आपको पता होगा मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी को लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। वस्तु की कीमत को मांग का नियम कह सकते हैं, क्योंकि इस घटक में जो नियम लगता है वही नियम किस में लगता है, आपका मांग के नियम में ये नियम लगता है। यानी अपन कह सकते हैं जो मांग का नियम है, जो मांग का नियम है, इस नियम में वही शर्तें लागू होती है जो शर्तें इस घटक पर क्या होती है, लागू होती है। ठीक है ना। तो अपन मांग का नियम आज शुरू करते हैं। ठीक है ना। देखो मांग का नियम, मांग का नियम, मांग का नियम क्या बोलता है कि यदि सभी घटकों या कारकों, कौन से कारक, संबंधित वस्तु की कीमत को अपन देखो पीआर बोलते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, मतलब संबंधित वस्तु की कीमत। गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब सरकार की नीतियां। इनकम इफेक्ट मतलब आय का प्रभाव। उसी तरीके से डीआई मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, आय का वितरण। एसई मतलब सीजनल इफेक्ट, मौसमी प्रभाव। ठीक है। टेस्ट स्वाद, फैशन और प्रेफरेंस प्राथमिकता। इन सभी घटकों को, ये इन्हीं घटकों की बात कर रहा है कि यदि इन सभी घटकों को हम यदि स्थिर मानते हैं, क्या मानते हैं, यदि इन सभी घटकों को, कारकों को कांस्टेंट, हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख रहा हूं भाई, कांस्टेंट मानते हैं तो ही मांग का नियम लागू होगा। मांग का नियम लागू होगा। ठीक है ना। आई बात समझ में। ये बोला सभी घटकों को, सारे फैक्टर को अपन कांस्टेंट मानते हैं कि अपन जो वस्तु उपभोग कर रहे हैं उससे जुड़े हुआ कोई भी घटक यदि उसको प्रभावित करने की संभावना है तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। यदि वो स्थिर है, जैसे आपकी आय में कोई परिवर्तन नहीं है, इनकम में कोई चेंज नहीं है, संबंधित वस्तु प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में कोई चेंज नहीं है, तो हमेशा क्या होगा, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। प्राइस मतलब कीमत और मांग की मात्रा, मैं क्या लिख रहा हूं, मांग की मात्रा। ये मात्रा वर्ड लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि प्रभाव मात्रा पे पड़ रहा है। मांग तो आपकी है ही है, आप ज्यादा खाओ भले कम खाओ, मांग तो ही है। इन दोनों में क्या होगा, ऋणात्मक संबंध होगा। यदि सारे घटकों को स्थिर माना जाता है तो वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग की मात्रा में हमेशा ऋणात्मक संबंध होगा, विपरीत संबंध होगा। या ये कह सकते हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। क्या होगा, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। क्या होगा, इनवर्स, या आप बोल दो इनडायरेक्ट। क्या बोल दो, इनडायरेक्ट रिलेशन होगा। यानी इनडायरेक्ट रिलेशन कैसे, कि यहां मैं लिख रहा हूं प्राइस और यहां लिख रहा हूं क्वांटिटी डिमांड। कि मान लो कोई आप वस्तु उपभोग करो, उसकी पहले कीमत 40 रुपए थी, तब आप उसकी 100 इकाइयां उपभोग करते थे। कितने इकाई उपभोग करते थे, 100 इकाइयों का उपभोग करते थे। लेकिन उसकी कीमत बढ़ के 60 रुपए हो गई। अब आपकी आय जितनी पहले थी उतनी आय आपकी अभी भी है। जो इस वस्तु का स्वाद इस वस्तु के प्रति था वही स्वाद अभी आपका है। इसका मौसम में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। जैसा जल तावड़ो पहला पड़तो बैठो तावड़ो बार पड़े, अब समोसा आपा कितना खावाला, सिंपल सी बात है। तो कोई भी तरह का स्वाद में परिवर्तन नहीं, मौसम में परिवर्तन नहीं, सरकार की नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं है। तो मेरे हिसाब से कीमत बढ़ने पर आप उसकी मात्राएं क्या कर देंगे, कम कर देंगे। आप इसकी शायद 80 मात्रा ही क्या करेंगे, उपभोग करेंगे, सिर्फ 80 यूनिट से क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो इन दोनों में क्या हो गया, इन दोनों के अंदर क्या हो गया, ऋणात्मक संबंध हो गया। यानी कीमत बढ़ेगी तो मांग की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि कीमत कम हो गई तो वापस मांग की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये देखो इन दोनों में क्या एक तरीके से ऋणात्मक संबंध है। कीमत बढ़ेगी तो मांग की मात्रा कम, और उल्टा देखो वापस कीमत कम हो गई तो मांग की मात्रा वापस क्या हो गई, बढ़ गई। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं ना। तो ये सिंपल टॉपिक था, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।
अब देखो मांग तालिका, अगला क्या है, मांग तालिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिमांड स्केड्यूल। क्या बोलते हैं, डिमांड स्केड्यूल। और घना लोग शेड्यूल भी कहे भैया, 12 अब अंग्रेजी से हमारी अलग अलग है, स्केड्यूल भी कह सको ना आप, शेड्यूल भी नहीं कह सको। डिमांड स्केड्यूल या डिमांड शेड्यूल, ठीक है ना। डिमांड स्केड्यूल या डिमांड शेड्यूल क्या होता है, तालिका क्या होती है। देखो तालिका का मतलब क्या है, किसी भी चीज को टेबल में, टेबुलर फॉर्म के अंदर, टेबुलर फॉर्म के अंदर कुछ भी प्रेजेंट करना, कुछ भी प्रेजेंट करना, प्रेजेंट करना क्या होता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है। मतलब तालिका के रूप में आप किसी चीज को दिखा रहे हो, टेबल बना के किसी भी चीज को दिखा रहे हो, वो हमेशा टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है। जैसे एग्जांपल, अपना अपना खुद का शेड्यूल बनाते हैं, अपना वर्किंग शेड्यूल बनाते हो, टेबल के फॉर्म में तो बनता है। आई बात समझ, तो आप उसको क्या बोलते हो, हमारा वर्किंग शेड्यूल। तो शेड्यूल का मतलब क्या, टेबल में प्रॉपर ढंग से किसी भी चीज का प्रदर्शित करना या उसको प्रेजेंट करना, ठीक है ना। तो अब अपन डिमांड में क्या पढ़ता है, डिमांड चैप्टर में अपन वर्किंग आवर्स तो अपना नहीं पढ़ रहे, या अपना खुद का शेड्यूल तो नहीं पढ़ रहे। अपन डिमांड के अंदर दो ही चीज पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे प्राइस और क्या पढ़ रहे, क्वांटिटी डिमांड। आई बात समझ में। तो कितने रुपए पे कितनी इकाइयों का अपन उपभोग कर रहे हैं, कि ये कीमत है तो अपन ये उपभोग करेंगे, ये कीमत होगी तो अपन ये उपभोग करेंगे, उसका टेबल में प्रेजेंट करेंगे। क्या होगा, यानी आप प्राइस और क्वांटिटी का प्रेजेंट करेंगे टेबल के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, डिमांड शेड्यूल बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को टेबुलर फॉर्म में क्या करना, टेबुलर में प्रेजेंट करना। क्या होना, प्रेजेंट करना क्या होता है, डिमांड शेड्यूल होता है, ध्यान रख लेना। आई बात समझ में। जैसे एग्जांपल कि मैं टेबल शेड्यूल बनाता हूं, पूरा पूरा शेड्यूल बनाता हूं, इस तरीके से आपका शेड्यूल बनता है। यहां पे मैंने लिख दी प्राइस, और प्राइस हमेशा क्या होती है, रुपए में होती है। यहाँ पे मैंने लिख दी क्वांटिटी डिमांड, और क्वांटिटी डिमांड किस में होती है, हमेशा यूनिट्स के अंदर होती है। अब इसको क्या करना है, अपन टेबल में प्रेजेंट कर रहे हैं कि जब 20 रुपए किसी चीज की कीमत थी तो आप 500 इकाइयों का उपभोग करते थे। अब उसकी कीमत क्या होगी, कम हो गई, 15 रुपए हो गई, तो आपने उसका उपभोग कितना कर दिया, 600 इकाइयों का कर दिया। ऐसे और भी आप ले सकते हो कि जब इसकी कीमत 10 रुपए हो गई, आपने 700 इकाइयों का क्या कर दिया, उपभोग करना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, एक टेबल में प्रेजेंटेशन, टेबल के फॉर्म में तो प्रेजेंटेशन है, लेकिन ये टेबल में किस चीज का प्रेजेंटेशन है, कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का क्या है, टेबल के रूप में क्या है, प्रेजेंटेशन। तो जब भी हम क्या करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। सिंपल सी बात है, क्लियर। अब डिमांड शेड्यूल के दो भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं राजा, दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है इंडिविजुअल, इसको अपन अलग से डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। वो इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत मांग तालिका। क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यक्तिगत मांग तालिका। दूसरा होता है सेकंड वाला, मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल, बाजार मांग तालिका। देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत मांग तालिका, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बाजार मांग तालिका। तो ये दो तालिका पर आगे क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं, ठीक है। अपना टॉपिक क्या है, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल या स्केड्यूल यानी मांग तालिका। और मांग तालिका क्या होती है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का टेबुलर प्रेजेंटेशन। अभी मैंने ये समझा था, टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन यानी प्राइस, कीमत और मांग की मात्रा को जब अपन क्या करते हैं, तालिका के रूप में दिखाते हैं, उसे बोलते हैं मांग तालिका, ठीक है ना। अब देखो ये मांग तालिका होती है कितने तरीके, सबसे पहला तरीका इंडिविजुअल। क्या होता है, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, व्यक्तिगत मांग तालिका। क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत मांग तालिका। इसमें क्या होता है, एक कंज्यूमर द्वारा अलग अलग कीमतों
पर वस्तु की मांग की मात्रा, मांग की मात्रा को तालिका में प्रदर्शित करना या रखना। आई बात समझ में कि भाई अलग एक वस्तु है, एक उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जा रही है, तो विभिन्न अलग अलग कीमतों पर वो कितनी कितनी मात्रा उपभोग करता है, उसको अपन क्या करेंगे, टेबल के अंदर क्या कर देंगे, प्रदर्शित करेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिख सकते हैं, इट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड बाय वन, या बोल दो सिंगल कंज्यूमर। आई बात समझ में कि एक ही उपभोक्ता, देखो यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सिंगल कंज्यूमर। क्यों, अपन व्यक्तिगत की बात करें तो अपन एक ही उपभोक्ता की बात करेंगे। कैसे, जैसे मान लो कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर राकेश, या आर नाम का एक कंज्यूमर है। ये विभिन्न कीमतों पर कितनी कितनी मांग की मात्रा करता है, उसका आप टेबल में क्या करो, प्रेजेंट कर रहे हो। किस चीज का, मान लो सपोज करो इस तरीके से, प्राइस ऑफ आइसक्रीम। मान लो राकेश क्या कर रहा है, आइसक्रीम का उपभोग कर रहा है, तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम की कितनी मांग की मात्रा करता है। तो जब कीमत आइसक्रीम की 10 रुपए थी, अब राकेश मक्ता आदमी थी, सस्ती मिल रहा, क्यों नहीं खाएगा, बहुत जोरदार खाएगा, ठीक है ना। वो कितनी उपभोग कर रहा है, करीबन महीने भर में 50 आइसक्रीम खा जाता है, ऐसा लगता है भूखा कई दिनों का। अब मान लो रेट हो गए 20 रुपए, तो धीरे धीरे औकात पे आ जाएगा, अब 40 इक्का खा रहा है। अब मारवाड़ी गुल्फी अपने कितनी हो गई, 30 रुपए की हो गई, अब वो कितने आ गया, 30 इक्का पे आ गया। 40 रुपए रेट हो गई, तो हो सकता आता था कितना जाए, 20 पे आ जाए भाई साहब। तो कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग कीमतों पर राकेश द्वारा मांगी गई अलग अलग मात्राओं को जब अपन क्या करते हैं, तालिका में दर्शाते हैं, टेबल में प्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। क्लियर, बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है अपने पास में, मार्केट डिमांड स्केड्यूल। क्या है, मार्केट डिमांड स्केड्यूल। मार्केट डिमांड यानी बाजार मांग तालिका, बाजार मांग तालिका। अब बाजार में क्या होता है मुझे बताओ, क्या एक ही उपभोक्ता होता है बाजार में, बाजार में एक तो उपभोक्ता। अभी तो क्या मटका गुल्फी खाने वाला खाली क्या था, एक राकेश ही था। अब मटका गुल्फी पुखराज भी मान लो खाता है, मटका गुल्फी मान लो सपोज रमेश भी खाता है, ठीक है ना, अब्दुल भी मटका गुल्फी खा रहा है, ठीक है ना। तो जितने भी बाजार के अंदर जितने भी मटका गुल्फी खाने वाले लोग हैं, सब विभिन्न कीमतों पर विभिन्न उपभोक्ता द्वारा अलग अलग मांगी गई मात्राओं का अपन क्या करेंगे, टेबल में प्रेजेंट करेंगे। तो परिभाषा आप खुद ही बना लो। देखो अभी वहां पे क्या था, एक बंदे का बता रहे थे, यहाँ पे बाजार में एक से अधिक या दो से अधिक, आई बात समझ, दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा या उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं का जब तालिका में अपन प्रदर्शन करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बाजार मांग तालिका। या अपन कह सकते हैं टू और मोर कंज्यूमर द्वारा डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड मांगी गई है, उसको टेबुलर फॉर्म में जब अपन प्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो क्या होता है, इट इज, काम ही नहीं कर रहा तो कैसे भी करो पली, क्या लिखेंगे, इट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। टेबल में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड प्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना। टेबल में तो प्रेजेंट क्यों, अपने डिमांड शेड्यूल के डेफिनेशन में क्या लिखा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का प्रेजेंटेशन, इट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड बाय टू और मोर कंज्यूमर। आई बात समझ, बोल रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का प्रेजेंटेशन जब कितने कंज्यूमर, दो या दो से ज्यादा कंज्यूमर का अपन प्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल। कैसे, एग्जांपल कि मान लो कोई वस्तु, उसकी कीमत कितनी, मान लो अपन यहाँ लिख देते कीमत, कीमत किस में आ गई, रुपीज में आ गई,
एक मान लो आर नाम का कंज्यूमर है, एक मान लो एस नाम का कंज्यूमर है, एक मान लो पी नाम का कंज्यूमर है। अब मैं बोलूं टोटल मार्केट डिमांड मैं लिख सकता हूं, टोटल मार्केट डिमांड। टोटल मार्केट डिमांड कैसा आएगी भाई? टोटल मार्केट डिमांड आ जाएगी आपके पास में कि आर प्लस पी प्लस एस, इन तीनों ने कितनी डिमांड की वो आ जाएगी आपके पास टोटल मार्केट डिमांड। जैसे मान लो कोई वस्तु की कीमत 10 रुपए थी, सस्ता है, तो राकेश अभी अपन बोला 50 इकाई उपभोग करता था, ये भाई 60 इकाई उपभोग करता था, ये 40 उपभोग करता था, टोटल मांग कितनी हो गई? 150। कैसा है 150? सिंपल से बात है भाई, 50 प्लस 60 प्लस 40, तो आपके पास क्या हो गया? टोटल मार्केट डिमांड। अब एग्जाम में मान लो ऐसा जाए भाई, प्राइस दे दी और इनमें से एक फिल इन द, इन तीनों में से एक फिल इन द, इन तीनों में से कोई भी एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया और टोटल आपको 150 दे दिया, तो भाई मान लो ये वाला कॉलम खाली छोड़ दिया और ये दोनों दे दिए, इसमें से ये दोनों माइनस कर दो, आपके पास सीधा सीधा आ जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो पहले 10 रुपए कीमत है, टोटल मार्केट डिमांड ये आपके पास में, फिर कीमत हो गई कितनी? 20 रुपए हो गई, तो ये भी धीरे धीरे अपनी औकात पे आ गया। ये भाई साहब 30 क्वांटिटी पे आ गया, ये भाई साहब क्या हो गया? 30 क्वांटिटी पे ये भी आ गया, टोटल में कितना हो गया? 100 इकाई। ऐसे ऐसे मान लो कीमत और ज्यादा बढ़ गई, तो मान लो ये और कम कर दे, इसने 20 कर दी, फिर इसने कितनी कर दी? मान लो कि भाई और ये भी कम कर दे, इसने 10 कर दी, और इसने भी मान लो कितनी कर दी? 20 कर दी, तो टोटल मिला के कितना हो गया अपने पास में? 50 इकाइयां हो गई। आगे बात समझ में क्लियरली? सिंपल सी बात क्या है कि अब देखो उपभोक्ता एक नहीं है, एक उपभोक्ता, दो उपभोक्ता, तीन उपभोक्ता, आई बात समझ में? तो दो या दो से अधिक उपभोक्ता द्वारा अलग अलग कीमतों पर मांगी गई अलग अलग मात्राओं को टेबल के अंदर प्रेजेंट करना क्या होता है? मार्केट डिमांड स्केड्यूल, या अपन कह सकते हैं बाजार मांग तालिका। क्लियर? आया समझ में? अब आगे अपन पढ़ते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। डिमांड कर्व है ना, नेक्स्ट मांग वक्र है ना, मांग वक्र, इंग्लिश में बोले तो डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। अभी अपने डिमांड स्केड्यूल पढ़ा, वो क्या था? टेबल में प्रेजेंट करना किसी भी चीज को, किसको? कोई भी चीज को टेबल में प्रेजेंट करने को स्केड्यूल बोलते हैं। डिमांड स्केड्यूल क्या होता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग की मात्रा को तालिका में दर्शाना, या अपन कह सकते हैं इंग्लिश में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को जब टेबल के अंदर आप प्रेजेंट करते हो तो उसको बोलते हैं डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, अब आपको क्या करना है? डिमांड स्केड्यूल को ही ग्राफ में प्रेजेंट करना है। क्या करना है? ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। क्या करना है? ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, या आप कह सकते हो इट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ये बोल रहा है जब वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा को आप वक्र के रूप में दर्शाते हो, उपभोक्ता द्वारा जो भी मांगी गई मांग है या जो भी उसकी वस्तु की मांग है उसको आप क्या करते हो? वक्र में दर्शाते हो, तो उसको बोलते हैं मांग वक्र। या बोल सकते हो कि डिफरेंट प्राइस पर कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांड मांगी गई है उसको आप ग्राफ के रूप में क्या करते हो? प्रेजेंट करते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। कैसे? एग्जांपल जैसा आपने देखो यहाँ पे आपने बनाया था स्केड्यूल है ना, डिमांड स्केड्यूल बनाया था आपने, ये रहा आपका पहले वाला डिमांड स्केड्यूल, ये रहा डिमांड स्केड्यूल। इसमें क्या था? ये इतना बड़ा आपने डिमांड स्केड्यूल बनाया, ये इस तरीके अलग अलग कीमतें हैं, लेकिन अपन इतना लंबा चौड़ा नहीं लेंगे, अपन शॉर्ट में अब आगे बनाते हैं। ठीक है ना, बीच में पेज। अब देखो कैसे, पहले में प्राइस और दूसरे में क्या है? क्वांटिटी डिमांड। ऐसे अपने स्केड्यूल बनाया था, वापस एक बार स्केड्यूल बना लेते हैं अपने। क्या टेक्स्ट थोड़ी लग रहा है, बोर्ड अपने घर का ही है। कैसे? मान लो 20 रुपए कीमत थी, तो वो क्या कर रहा था? 50 इकाइयों का उपभोग कर रहा था। अब कीमत हो गई 40 रुपए, अब वो कीमत बढ़ गई तो क्या कर रहा है? 30 इकाइयों का उपभोग कर रहा है। तो ये तो बेटा क्या हो गया? डिमांड स्केड्यूल हो गया। अब इस स्केड्यूल का हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। और इस ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं? इस ग्राफ को ही हम कर्व बोलते हैं, ध्यान रख लेना।
ये कैसे बनाते कर, या देखना, फिर आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी, ठीक है ना, टाइम लगेगा थोड़ा देखो, पर रटना नहीं पड़ेगा। ये एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। यहां पे आपको क्या दिखानी है, वाई एक्सिस पे आपको दिखा, वैसे आपको एग्जाम में बनाना नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए बता देता हूं। कीमत यहां पे आएगी, प्राइस क्या आएगी यहां पर, प्राइस, आप यहां पे प्राइस दिखाएंगे। यहां नीचे क्या आएगी, मांग की मात्रा, क्वांटिटी, डिमांड। मांग की मात्रा नीचे आएगी और कीमत यहां पे आएगी। कीमत देखो कहां तक जा रही है, 40 तक, तो मैं क्या करूंगा, 10-10 का गैप ले लूं, 10, 20, 30 और 40। और मांग की मात्रा कितनी है, 50 तक जा रही है, तो यहां पर ले लेता हूं 10, यहां पर ले लेता हूं 10, फिर ले लिया 20, फिर 30, 40 और 50। अब आपको ना एग्जाम, आपको कई जगह आपको देखने को मिलेगा मांग वक्र का आकार क्या होता है, तो मांग वक्र का आकार आपको रटना नहीं, ध्यान रख लेना। आपको मांग वक्र का आकार क्या करना है, समझना। मांग वक्र का आकार कैसे समझोगे, यहां देखो, ये हो गया आपका 50, ठीक है ना। अब देखो 20 रुपए कीमत पर मांग की मात्रा कितनी है, 50, तो 20 पर मांग की मात्रा कितनी है भाई, 50। ये हो गया आपका पहला बिंदु। फिर आपकी 40 रुपए में मांग की मात्रा कितनी है, 30, तो 40 में मांग की मात्रा कितनी है भाई, 30। ये हो गया आपकी मांग की मात्रा, ये दूसरा बिंदु बन गया। इन दोनों बिंदु को हम क्या कर देते, जोड़ देते, क्या कर देते, जोड़ देते। ये बन गया आपका मांग वक्र। अब मुझे एक बात बताओ, देखो आप यहाँ पे खुद देखो, 20 से 40 रुपए कीमत हुई तो मांग की मात्रा घट गई, उल्टा करो, वापस 40 से 20 मांग की कीमत हुई तो मांग की मात्रा वापस क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब सिंपल सी बात है, देखो मैं बोल रहा हूं इस बिंदु से आप इस बिंदु पर आ रहे हो, मान लो, तो कीमत क्या हो रही, घट रही है, और मांग की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे देखोगे ना, कीमत और मांग की मात्रा में क्या है, ऋणात्मक संबंध है। तो कीमत और मांग दो, कोई भी दो चीज के अंदर ऋणात्मक संबंध होगा, उसका वक्र बनाएंगे तो उस वक्र का आकार भी क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। तो क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व, यहां क्या लिखेंगे, मांग वक्र, डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोप्ड, क्या बोलेंगे, नेगेटिव स्लोप्ड, नेगेटिव स्लोप्ड, यानी मांग वक्र का ढलान क्या, आकार क्या, ऋणात्मक है। क्या, मांग वक्र का जो ढलान है, या आप कह सकते हो आकार क्या है, ऋणात्मक है। आई बात समझ में, क्योंकि वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा में जब संबंधी ऋणात्मक है तो इनका भी क्या होगा, ऋणात्मक माना जाएगा। वापस उल्टा करो, यहां से यहां वापस कीमत को बढ़ाओ तो यहां से वापस मांग की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। आई बात समझ में। तो जब दो चीज का विपरीत संबंध होगा तो मांग वक्र हमेशा ऋणात्मक बनेगा, इसको ऋणात्मक बोलते, क्या बोलते हैं। और यदि मान लो ऐसे बनता ना कर्व, तो ये होता पॉजिटिव, क्या होता है, ये होता पॉजिटिव। आई बात समझ में, कैसे, कि भाई ये कीमत है, ये मांग की मात्रा है, कीमत बढ़ गई, यहां से यहां कीमत बढ़ गई तो यहां से यहां देखो मांग की मात्रा भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो दो चीज में जब पॉजिटिव रिलेशन होगा तो कर्व हमेशा ध्यान रख लेना ऐसा बनेगा। जब दो चीज में हमेशा ऋणात्मक संबंध होगा, कर्व का ढलान क्या होगा, हमेशा कर्व क्या बनेगा, इस तरह का आपका कर्व बनेगा, ये नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। या इसको आप दूसरी लैंग्वेज बोल सकते हो डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्या बोल सकते हो, डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है, मांग वक्र की ढलान नीचे की ओर है। क्या है, इसको नीचे की ओर ढलान बोलते हैं, पर वक्र यूं बनाते हैं, ठीक है ना। देखो वक्र बनाता कैसे, ऐसे, तो वक्र बना भी कैसे, ऐसे बना अपना, तो इसकी ढलान क्या है, नीचे की तरफ है मांग वक्र की ढलान। आई बात समझ में। तो मांग वक्र की ढलान नीचे की तरफ, किस तरफ, लेफ्ट से राइट। तो ये अपना क्या है, ये लेफ्ट हैंड, ये अपना क्या, राइट हैंड है। तो लेफ्ट से वक्र नीचे आ रहा है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ वक्र आ रहा है। तो ढलान क्या, कर्व की ढलान क्या, लेफ्ट से राइट की तरफ है, यानी कर्व की ढलान आप ये कह सकते हो लेफ्ट से राइट की तरफ, नीचे की तरफ है। क्या है, लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ है। आई बात समझ में, क्लियर। तो ये तो था आपका मांग वक्र। अब मांग वक्र भी दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। तो जो अपन ने तालिका बनाई थी किसकी, व्यक्तिगत इंडिविजुअल की बनाई थी, उससे मांग वक्र बन जाएगा, व्यक्तिगत मांग वक्र बन जाएगा। जो बाजार की अपने तालिका बनाई थी उससे क्या बन जाएगा, बाजार मांग वक्र बन जाएगा। लेकिन दोनों में ढलान क्या होगी, ये सेम ही ढलान होगी, इसमें कुछ नया कंसेप्ट
नहीं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर? तो वापस क्या होता है, मांग वक्र भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और दूसरा है मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है ना? कैसे? यहां पे देखना पीछे कि ये आपने बनाया था इंडिविजुअल। अब ये इंडिविजुअल बनाया था आपने, तो इन कीमतों से यदि आप ये मांग वक्र बनाएंगे तो मांग वक्र बनेगा कैसा है? ये मांग वक्र बिल्कुल आपका इस तरीके से मांग वक्र बनेगा, कुछ नया इसमें नहीं आएगा। तो आप बना के भली देख लेना, इस तरीके का मांग वक्र आपका बनेगा। तो ज्यादा इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मेन मांग वक्र का ढाले अपने को समझना था। ठीक है ना? फिर मान लो सपोज करो आप बाजार वाले में आते हो, तो बाजार में आप क्या करेंगे? बाजार में ये कीमत लेंगे आप, इन कीमत से और इस मांग की मात्रा से आप वक्र बनाएंगे। तो आप वक्र देख लो भले, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, आप खुद देख लो भले, ताकि आपको शक नहीं हो कि गलत बताया। थोड़ी जगह बनाते हैं ना, कैसे बनेगा? देखो, ये देखो, यहां पे आ जाएगी कीमत प्राइस, और यहां आ जाएगी क्वांटिटी डिमांड। ठीक है ना? 50, यहाँ 50 लिख देता हूं, यहाँ 100 लिख देता हूं, और यहाँ पे 150 लिख देता हूं। ठीक है ना? ये 50 से ध्यान रख लेना। सही चल नहीं रहा है मेरे, क्या बात है? कैसा? ये एक्स एक्सिस, ये 50, ये 100 और ये 150, 50, 100 और 150। नीचे आ जाएगी क्वांटिटी डिमांड, ये 50 से ध्यान रख लेना। कीमत कहां तक जा रही है? 30 तक। 10, 20 और 30, 10, 20 और 30। 10 पे कितनी मांग? 150, ये होगी 150। 20 पे कितनी है? 100, ये लो 100। 30 पे कितनी है? 50, ये लो 50। देख लो बिल्कुल ढलान कैसे बनी है, ऋणात्मक ढलान है कि नहीं है? तो देखो अभी अपन ने जो पढ़ा था बिल्कुल वैसे, ये देख लो, ये अपन अभी पढ़ा था बिल्कुल इस टाइप का। क्या बन रहा है आपका? मार्केट डिमांड कर्व बन रहा है, ध्यान रख लेना, सेम टू सेम बन रहा है। तो मांग वक्र का आपको मेन ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना ना। मांग वक्र ढलान क्या होती है? नीचे की ओर होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, लेफ्ट से राइट की तरफ होती है। मैंने लिख दिया देखो, लेफ्ट से राइट की तरफ होती है। डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोप, इसको ऋणात्मक क्या बोलते हैं? ढलान को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक ढलान बोलते हैं या नेगेटिव स्लोप बोलते हैं, ध्यान रख लेना। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका ये वाला बन सकता है, और दूसरा आपसे एग्जाम में ये वाला सवाल पूछ सकते हैं, तीसरा आपसे एग्जाम के अंदर ये वाला सवाल पूछ सकते हैं कि ढलान किस से किस दिशा में जाती है। तो 3 ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिए, 1, 2, 3 मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए। तो ये अपना डिमांड स्केड्यूल टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और डिमांड कर्व अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब अगली क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में अपन ये डिस्कस करेंगे कि मांग के नियम के अपवाद क्या है और मांग के नियम की मान्यता क्या। वैसे अपन ने मान्यता पढ़ ली है, अपने अपवाद पढ़ना, मान्यता वैसे अपने पहले से समझे हुए। क्यों? मैंने क्या बोला था, मांग का नियम कब लगता है? जब अपने ये मानते हैं, और मानने को क्या बोलते हैं? मान्यता बोलते हैं। यह बोलते हैं भाई, इंग्लिश में बोलते हैं एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि अपन क्या एज्यूम करेंगे जब लॉ ऑफ डिमांड लगेंगे। तो मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डिमांड के टाइम में कि सारे घटकों को, सारे फैक्टरों को अपन कांस्टेंट मान के चलेंगे तो ही मांग का नियम लगेगा, लॉ ऑफ डिमांड लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो यही इसके एजम्पशन थे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे अपवाद पढ़ेंगे, और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अच्छे से देख लो। ठीक है, थैंक यू।